नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक कहानी बस की यात्रा का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बस की यात्रा कहानी हरिशंकर परसाई जी की। सबसे पहले इस कहानी के कहानीकार हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटारसी के निकट स्थित जमानी नामक ग्राम में 2 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था, यानी 1924 में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। तदुपरांत इन्होंने नागजूर विश्वविद्यालय से MA हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। 10 अगस्त 1995 यानी 1995 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। हिंदी गद्य साहित्य के व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई जी अग्रगण्य थे, अर्थात उनका स्थान जो है सर्वप्रथम था हिंदी साहित्य के व्यंग्यकारों में। ठीक है साथियों, आगे हैं कहानी के बारे में। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित बस की यात्रा एक व्यंग्यात्मक कहानी है। साथियों, सबसे पहला ही प्रश्न यही बनता है कि बस की यात्रा जो कहानी है वह किसने लिखी? तो हरिशंकर परसाई जी ने लिखी। और दूसरा जो प्रश्न बनता है कि यह गद्य साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती हैं? तो उत्तर मिलेगा व्यंग्यात्मक कहानी के अंतर्गत। अब व्यंग्यात्मक कहानी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब यह है जो व्यंग्य से परिपूर्ण हो, अर्थात जिसमें जगह जगह पर व्यंग्य का प्रयोग किया गया हो और व्यंग्य किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए या उसका मजाक बनाने के लिए कही गई वह बात होती हैं जो स्पष्ट शब्दों में नहीं होती, परंतु उसका अर्थ वही होता है जो स्पष्ट शब्दों में कही गई बात का होता है और इससे सामने वाले को पता भी नहीं चलता है और उसका मजाक बन जाता है, वही व्यंग्य कहलाता है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने पुराने घिसे हुए और जर्जर अवस्था के वाहनों के सड़क पर चलने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है, अर्थात इस कहानी के माध्यम से उन्होंने व्यंग्य किया है वर्तमान समय में सड़कों पर सरपट दौड़ने वाले उन पुराने और कल पुर्जों के बारे में जो कि बिल्कुल घिसे पिटे और जर्जर अवस्था में है, जो कभी भी टूट सकते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि इन वाहनों के मालिक धन के लोभ में अपने वाहन का नवीनीकरण करवाए बिना उन्हें निरंतर चलाते रहते हैं और जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। ठीक है साथियों, अब हम इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। कहानी बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती हैं, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। साथियों, लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर जाना था। वे पन्ना किसी काम से आए थे। वे वापसी में पन्ना से सतना बस से जाना चाहते थे, क्योंकि सतना से जबलपुर वाली ट्रेन यही बस दिलवा सकती थी और कोई जो बस हैं वो इस समय नहीं थी, तो उन्हें इसी बस से जाना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक ने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? फिर लोगों ने कहा, नहीं, बस डाकिन है। अर्थात लोगों ने लेखक को और उनके मित्रों को सलाह दी कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि ये डाकिन है। डाकिन का अर्थात यह है कि इस बस की हालत जो है इतनी ख़राब है कि अगर इसमें सफ़र करोगे तो ये बस ही जो है उन लोगों को खा जाएगी, अर्थात उनको नुकसान पहुंचा देगी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी और जब लेखक ने बस को देखा तो उसके मन में जो है उसके प्रति आदर भाव उमड़ पड़ा। खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात बहुत बूढ़ी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि काफ़ी बूढ़ी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, अर्थात जगह जगह से वो
कटी फटी और टूटी फूटी हुई थी, तो इससे प्रतीत हो रहा था कि ये काफ़ी पुरानी है, जो सदियों के निशान लिए हुए हैं। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है कि लोग इसलिए उस पर सफ़र नहीं करते थे ताकि उसको कष्ट ना हो। यह बस पूजा के योग्य थी, अर्थात सड़क पर चलने योग्य नहीं थी, इसकी तो केवल पूजा ही की जा सकती थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। आगे लेखक कहता है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यानी जिस बस में लेखक जाना चाह रहे थे, उसी बस में इस बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। साथियों, लेखक ने जब बस की हालत देखी तो उसको लग रहा था कि ये बस चल नहीं पाएगी, परंतु जब उसके हिस्सेदार से पूछा, बस के हिस्सेदार से पूछा, तो उन्होंने कहा कि बस चलेगी और अपने आप चलेगी। गजब हो गया, यानी अजीब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं। अर्थात इस अवस्था में टूटी फूटी और बिल्कुल जर्जर अवस्था वाली बस अपने आप चलती हैं, ऐसा लेखक ने कहा। हम आगा पीछा करने लगे और जब लेखक और उनके साथियों ने बस को देखा और उसकी हालत को देखा और वहाँ के लोगों ने जो उनको कहा कि समझदार लोग बस में सफ़र नहीं करते हैं, तो वो आगा पीछा करने लगे, अर्थात सोच विचार करने लगे कि इस बस में जाया जाए या ना जाया जाए। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी हैं। साथियों, जो 3-4 जो मित्र थे लेखक के साथ, उनमें से एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी हैं, अर्थात बस को अनुभव है, काफ़ी पुरानी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, अर्थात इस पर जो है विश्वास किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, अर्थात बेटों की तरह हमें भी जो है ये प्यार से गोद में लेकर चलेगी, अच्छी तरह से चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। साथियों, यहाँ पर भी व्यंग्य है। जो लेखक वगैरह मित्रों और उनके मित्रों को जो छोड़ने आए थे, वह उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों कि बाद में वो कभी ना मिल पाएंगे, क्योंकि बस की हालत ही ऐसी थी। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। अर्थात जो उनको छोड़ने आए थे, उनकी आंखें ऐसे हो रही थी कि जैसे अब उनकी अंतिम विदाई हो, बाद में वो नहीं मिल पाएंगे। लेखक कहता है कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। राजा अर्थात राजा, रंक यानी भिखारी, फ़कीर अर्थात साधु। यानी इस संसार में चाहे कोई राजा हो, कोई भिखारी हो या कोई साधु हो, सबको एक ना एक दिन जाना ही है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमी को कूच करने के लिए अर्थात आदमी को ऊपर जाने के लिए या परलोक जाने के लिए एक निमित्त यानी एक कारण चाहिए, और आज इन मित्रों यानी लेखक का कारण बनी है यह बस। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। लेखक को विश्वास ही नहीं था कि यह बस चलेगी, पर इंजन स्टार्ट हो चुका था। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अर्थात गाड़ी की हालत ऐसी थी कि जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया, पूरी गाड़ी जो है धूज रही थी, इंजन की तरह जो है कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी गाड़ी में ही इंजन लगा हो, ऐसी पूरी गाड़ी जो है कांप रही थी। आगे हैं, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। साथियों, लेखक को विश्वास ही नहीं हुआ कि बस चल पड़ेगी, परंतु बस चल पड़ी थी। और उन्होंने बस की तुलना जो है, बस की अवस्था की तुलना जो है, वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों से कर दी हैं। अब साथियों, यहाँ पर गांधी जी के 2 आंदोलनों का जिक्र हुआ है, तो हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या था और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। साथियों,
असहयोग आंदोलन जो है वो अगस्त 1920 से फरवरी 1922 तक महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार से मुक्ति दिलवाने के लिए इस आंदोलन ने पूरे भारत देश में अपना प्रचार प्रसार किया और भारतीय जनता ने भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग दिया। असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था स्वराज प्राप्त करना, अर्थात आज़ादी प्राप्त करना, और इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करके, यानी असहयोग, यानी ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, जो कार्य थे, उनको सहयोग नहीं करना, इसी आधार पर इसका नाम रखा गया असहयोग आंदोलन। ठीक है साथियों, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा जो उन्होंने गांधी जी ने आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह जो है यह भी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ही सन 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। उस समय गरीब लोग केवल नमक के साथ रोटी खाकर अपना पेट भरते थे, और ऐसे में जो है अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया, और इसके विरोध में जो है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने साथियों सहित गुजरात के साबरमती आश्रम से लगभग 250 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, यानी 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके समुद्र किनारे बसे दांडी गांव में 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून भंग किया था। इस आंदोलन में जो है सरोजिनी नायडू ने भी उनका पूर्ण साथ दिया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार उन्होंने जो है इस बस की तुलना असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से की है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, अर्थात बस को पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग यानी साथ न देना। तो यहाँ पर बस के जो हिस्से थे वो बस का साथ नहीं दे रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सविनय यानी विनय के साथ, यानी प्रार्थना के साथ। अवज्ञा अर्थात न मानना, अर्थात प्रार्थना के साथ जो है वो पूरी बस चल रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, अर्थात जो बस में जो सीटें हैं वह बस की बॉडी से बिल्कुल असहयोग कर रही थी, उसका साथ नहीं दे रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई हैं, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही हैं। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हैं, अर्थात सीटों की यह हालत हो गई कि सारी इधर उधर, पूरी बस में इधर उधर हो गई थी। एकाएक बस रुक गई। एकाएक यानी अचानक से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। साथियों, अभी तक तो बस को जब स्टार्ट किया तो पूरा इंजन जो है बस बन चुका था, और उसके बाद में जो बस की सीटें थी वो बस की बॉडी से असहयोग कर रही थी, और अब जो है वो बस में जो है जो पेट्रोल की टंकी होती हैं उसमें छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, यानी अपने पास में रखा, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अर्थात उसकी ऐसी हालत थी कि इंजन में पेट्रोल डालने के लिए बाल्टी में पेट्रोल निकाला गया और नली के माध्यम से इंजन में भेजा गया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती हैं। साथियों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यंग्य किया है कि जिस प्रकार रोते हुए बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाकर उसे शांत किया जाता है, उसी प्रकार बस की हालत ऐसी थी कि उसे शांत करने के लिए लेखक को लग रहा था कि अब जो है बस का हिस्सेदार इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेगा और नली के माध्यम से उसको पेट्रोल पिलाएगा। आगे हैं, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी अब उसकी रफ्तार जो है थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। जिस स्थिति को लेखक ने अभी तक देखा था उसके हिसाब से लेखक को अब कोई भी भरोसा नहीं रहा, कोई भी विश्वास नहीं रहा। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी खिड़की से जब लेखक झांक रहा था तो प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था।
जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। साथियों, यहाँ पर लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि उसे डर था कि बस की हालत ऐसी है कि यह किसी भी जो है पेड़ से टकरा सकती हैं, जो कि दोनों ओर दिखाई दे रहे थे। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना अर्थात डुबकी लगा जाना, यानी उसे डर था कि जो बगल में जो पेड़ हैं उनसे कभी भी जो है ये बस टकरा सकती हैं। और जब झील आती तो उसे डर था कि कहीं ये झील में गिर न पड़े। एकाएक फिर बस रुकी, यानी इस बार और जो है बस वापस रुक गई अचानक से। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, यानी उपाय सोचे, पर वह चली नहीं। इस बार जो है बस पूरी बंद हो चुकी थी, नहीं चल पाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी पूरा असहयोग जो है शुरू हो चुका था, प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का अर्थ होता है कि संयोग, यानी बस तो काफ़ी समय से सही चल रही हैं, पर आज ही इसे खराब होना था। मतलब ये कोई इत्तेफाक है, कोई संयोग है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण यानी मध्यम चांदनी छाई हुई थी और वृक्ष की छाया में वह बस रुकी हुई थी और बड़ी दयनीय लग रही थी, उस पर दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि होना अर्थात जो है अपने आप पर शर्म महसूस होना कि हम इस वृद्धा स्वरूप बस पर कैसे चढ़ गए, उस पर दया आने लगी। बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक कहते हैं कि हमें बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि हम इस बेचारी वृद्धा स्वरूप बस पर चढ़कर इतनी दूर से लद कर आ रहे थे, और अगर यह बीच में ही इसका प्राणांत यानी इसके प्राण चले गए अर्थात मृत्यु हो गई तो इस बियाबान में, बियाबान अर्थात सुनसान जगह पर इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात इसका अंतिम क्रियाकर्म करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, अर्थात जैसे जैसे बस की स्पीड जो है कम होती जा रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात उसकी जो हेडलाइट है वह भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, अर्थात इतनी धीरे चल रही थी जैसे वह रेंग रही हो। रेंगना अर्थात धीरे धीरे चलना। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही वे एक टायर फिस करके बैठ गया। यानी जब बस जो है एक पुलिया के ऊपर पहुंची तो बस का एक टायर जो है फिस करके यानी हवा निकल कर बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। साथियों, यह पूरी बस की हालत देखकर लेखक को दया आ गई और बड़े ही श्रद्धा भाव से यानी आदर से उन्होंने बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ देखा। उसके देखने का कारण यह था कि बस की हालत जानते हुए भी वह जो है हिस्सेदार उस बस में बैठा था। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। जान हथेली पर रखना अर्थात प्राणों की परवाह न करना, अर्थात बस के हिस्सेदार के प्रति लेखक का श्रद्धा भाव इसलिए जागृत हुआ क्योंकि बस के हिस्सेदार को पता था कि टायर जो हैं बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, फिर भी वह उसी बस में सफ़र कर रहा था अपनी जान हथेली पर रखकर। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी त्याग की भावना, दुर्लभ यानी कठिन, यानी इतना त्याग जो है बहुत ही कठिन है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारना अर्थात स्वागत करना, उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। ठीक है साथियों, मतलब यह बताया है
उन लोगों के बारे में लेखक बताना चाह रहा है, व्यंग्य कर रहा है, जो कि अपने धन के लोभ में, अपने पैसों के लोभ में जो है पुरानी चीज़ों को बिना उनका नवीनीकरण करवाए निरंतर उनका उपयोग करते रहते हैं और दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं और अपनी भी जान जोखिम में रखते हैं। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी, अर्थात बस फिर चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी अब लेखक को लग रहा था कि यह बस हमें शायद ही पन्ना पहुंचा सके। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, अर्थात लेखक पूरी उम्मीद छोड़ चुका था, पूरी आशा छोड़ चुका था कि हम जीवित बच सकेंगे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को, उस लोक यानी परलोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण यानी जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, अर्थात ये जो बस है ये सीधा पन्ना नहीं पहुंचाएगी, बल्कि यह सीधा स्वर्ग लोक पहुंचाएगी। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। बेताबी होती है किसी, एक इंतजार होता है कि हम वहाँ पर इतने बजे पहुँचेंगे, एक किसी चीज़ तक पहुँचने की बेताबी होती है, इंतजार होता है। और तनाव जो है उनका खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्होंने आशा छोड़ चुकी थी कि हम अब कभी भी वहाँ पर पहुँच पाएंगे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान यानी निश्चिंत होकर जो है वो बिल्कुल बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। हरिशंकर परसाई। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इस पूरी कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने वर्तमान समय में उन लोभी वाहनों के मालिकों की ओर संकेत किया है, जो अपने पुराने वाहनों का नवीनीकरण करवाए बिना निरंतर उन्हें काम में लेते रहते हैं और अपनी और दूसरे लोगों की भी जान जोखिम में डालते हैं। अब इस पूरी कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि इस कहानी से बनने वाले गद्यांश जो कि परीक्षा में आते हैं उनमें आ सकते हैं। उनमें पहला प्रश्न, लेखक व उसके मित्र कहाँ जा रहे थे? दूसरा प्रश्न, लेखक के मन में बस को देखकर कैसा भाव उमड़ा? तीसरा प्रश्न, लेखक को बस वयोवृद्ध क्यों लगी? चौथा प्रश्न, डॉक्टर मित्र ने बस के बारे में क्या कहा? पांचवा प्रश्न, लेखक ने बस की हालत की तुलना गांधी जी के किन आंदोलनों से की है? छठा, लेखक और उसके मित्र बस को देखकर ग्लानि क्यों महसूस कर रहे थे? और अंतिम प्रश्न, बस जब पुलिया पर पहुंची तब क्या हुआ? यह तो वह प्रश्न है जो कि परीक्षा में गद्यांश में से पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षा में आने योग्य हैं। वो इस प्रकार हैं, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? यानी क्या कारण था कि लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा उमड़ पड़ी? उसका जवाब आपको देना है। दूसरा प्रश्न, लोगों ने शाम वाली बस से सफर नहीं करने की सलाह लेखक को क्यों दी? तीसरा प्रश्न, लेखक के मन में बस के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव क्यों उमड़ पड़े? चौथा प्रश्न, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? और अंतिम प्रश्न, लेखक ने बस की तुलना गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों से क्यों की? ठीक है साथियों, इस प्रकार हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक कहानी बस की यात्रा पूर्ण हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।